जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ दो चीजें दिखाई देती हैं, या तो कोई चीज लिविंग होगी या तो नॉन लिविंग होगी। कहने का मतलब या तो एनिमेट होगी या तो इनएनिमेट होगी। अब आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो इनएनिमेट अर्थात नॉन लिविंग चीजों के पास नहीं है और लिविंग के पास है, जिसकी वजह से लिविंग को सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है, दैट इज लाइफ। और आंसर है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। लिविंग के पास सेल है जिसकी वजह से वो जिंदा है। मतलब कई सारे केमिकल्स, बड़े बड़े कई सारे मॉलिक्यूल्स सब आपस में इस तरीके से ऑर्गेनाइज हुए, इस तरीके से आपस में सिंक्रोनी बनाए, सामंजस्य बनाए और एक स्ट्रक्चर बनाए जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल। देखो, संसार का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो बना सेल से ही होगा। लेकिन अब ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से कंपोज हो और मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज्यादा सेल पाई जाए। अब एक से कितनी ज्यादा सेल पाई जाए ये तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का साइज कितना है। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ सेल होगी। अब अगर हम बात करें कि आखिर सेल का इतिहास क्या था, तो देखो बेटा, क्लास 8th की एनसीईआरटी सेल की हिस्ट्री बताती है जो क्लास 11th में नहीं बताई जाती, ठीक है। और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ये मान के चलती है कि आप बिल्कुल शुरू से एनसीईआरटी बिल्कुल कायदे से पढ़ रहे हो। तो रिवीजन करते हुए हम एनसीईआरटी शुरू से लेकर अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन हमारे नीट के काम की है वो हम सब रिवीजन में कवर करेंगे, और उसके साथ वो सारे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट में पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल बेसिस पर। ओके, तो चलिए सुनिएगा, सेल का इतिहास क्या है। एक बंदा था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक बार्क से उन्होंने कॉर्क ऑब्टेन किया, ठीक है। बार्क क्या होता है बेटा, प्लांट का डेड टिश्यू है। तो बार्क से कॉर्क ऑब्टेन किया और कॉर्क की पतली स्लाइस काटी, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। उनके पास सिंपल माइक्रोस्कोप था, आप सिंपली उसे लेंस बोल सकते हो। अब जब उन्होंने देखा तो देखने पर उन्हें उस कॉर्क की पतली स्लाइस, बेटा कोई भी चीज आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो पतली स्लाइस ही काटोगे, ठीक है, तभी क्लियर विजन होगा। तो जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो देखने पर उन्हें उसमें छोटे छोटे बॉक्स दिखे और हर कंपार्टमेंट, हर छोटे कमरे, हर स्मॉल रूम के बीच में वॉल का सेपरेशन था, पार्टीशन था। एक्चुअली में वो लिविंग सेल नहीं देखे थे, वो डेड सेल देखे थे। और एक्चुअली में वो जो देख रहे थे वो था सेल वॉल, क्योंकि जो बार्क है वो आपका प्लांट का डेड टिश्यू है और बार्क से ही कॉर्क मिलता है और कॉर्क की थिन स्लाइस काट के वो देख रहे थे। तो एक्चुअली में वो सेल देख रहे थे कि डेड सेल देख रहे थे, डेड सेल देख रहे थे। और उन्होंने वो छोटे छोटे कमरों को बोला सेलुला। क्या बोला, सेलुला। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले सेल की खोज किसने करी या डेड सेल किसने देखी, कौन देखा बेटा, रॉबर्ट हुक। और टर्म सेलुला या सेल किसने दिया, रॉबर्ट हुक। लेकिन इसके बाद आए आपके एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लाइव सेल देखी, जिंदा सेल देखी, और इसके साथ साथ देखा ही नहीं बल्कि उसको डिस्क्राइब भी किया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अलग से बोल रहा हूं, इसे नोट बना के लिख लो कहीं पर, कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल के बारे में जितना भी उन्होंने खोजा उसका नाम दिया, वो किस किताब ने दिया, उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ऐसे दिमाग में रख लो, माइक्रो मतलब बेटा माइक्रोस्कोपिक चीज, ग्राफिया मतलब रिप्रेजेंटेशन, किसी माइक्रोस्कोपिक चीज का रिप्रेजेंटेशन जिस बुक में था उसका नाम क्या था आपका, माइक्रोग्राफिया। इतनी बातें क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, अर्थात वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, ठीक है। अब आपकी सिंगल सेल अमीबा भी है, सिंगल सेल आपकी डब्ल्यूबीसी भी है, समझिएगा कायदे से। डब्ल्यूबीसी सिंगल सेल कहलाएगी लेकिन एक ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगी। लेकिन वहीं पर अमीबा आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। इज दिस क्लियर? समझना मेरी बात। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए। पहला, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब वो सारे जिंदा रहने के लिए सारे वाइटल एसेंशियल फंक्शन वो एक सिंगल सेल कर सके, तभी वो कहलाएगी आपकी कि इंडिपेंडेंट है। अगर कोई फंक्शन उसका लैक कर रहा है या मान लो कोई सेल ऑर्गेनेल उसमें नहीं है जो, तो वो उस सेल ऑर्गेनेल का फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो उसे किसी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले कैपेबल होना चाहिए कि जिंदा रहने के लिए जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हैं, आवश्यक जरूरतें हैं, वो सब वो परफॉर्म कर सके। लेकिन अगर आपकी डब्ल्यूबीसी को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए तो आपकी डब्ल्यूबीसी सर्वाइव नहीं करेगी। इसका मतलब डब्ल्यूबीसी इज अ सिंगल सेल, डब्ल्यूबीसी इज नॉट अ फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म, बट अमीबा इज अ सिंगल सेल एंड
amoeba is also a full-fledged organism which can perform all the vital function of life. अब इतनी बातें क्लियर हो गई है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कैपेबल होगा, सक्षम होगा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने के लिए और जीवित रहने के लिए जितने भी एसेंशियल फंक्शन है वो उसको अकेले खुद परफॉर्म कर सकता है। अगर सेल के स्ट्रक्चर से आपने कुछ भी कम किया, क्या बोला, सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर से आपने कुछ भी कम किया, कोई भी सेल ऑर्गेनेल हटाया, तो अब बताइए क्या वो सेल इंडिपेंडेंट रह जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जो सेल ऑर्गेनेल का काम था सेल में, अब वो काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब सेल किसी दूसरी सेल पर डिपेंडेंट होगी उस कार्य को परफॉर्म करने के लिए। तो मैं कह सकता हूं एनीथिंग लेस देन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर से कुछ भी कम किया डज नॉट इंश्योर, फिर पक्का नहीं है कि अब वो इंडिपेंडेंट लिविंग रही जाए। हेंस अर्थात मैं ये कह सकता हूं फाइनली सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा बेटा अब ये बताओ, पहले सेल खोजी गई होगी या न्यूक्लियस? कॉमन सेंस लगाओ, पहले बड़ी चीज खोजोगे उसके बाद ही तो छोटी चीज खोजोगे। कॉमन सेंस लगाओ कि बेटा अगर मान लो तुम मकान देखने गए हो तो पहले मकान देख लोगे, कमरा, पहले मकान, फिर मकान में घुसोगे तब कुछ खोजोगे ना। तो पहले खोजी गई थी सेल रॉबर्ट हुक के द्वारा, लिविंग सेल एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, और इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, हुक नहीं ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी। इतनी बातें क्लियर? अच्छा इसके बाद बेटा जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, क्योंकि बेटा शुरू के माइक्रोस्कोप तो सिंपल थे, पहले क्या हुआ, सिंपल माइक्रोस्कोप था। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब जिसमें सिर्फ लेंस यूज होता है, वही जो लेंस तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है उसी को सिंपल माइक्रोस्कोप बोला जाता है। जब दो लेंस यूज होने लगा हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोला। फिर आपका नोल और रस्का ने, नोल और रस्का ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाया और जिसकी मदद से हमने क्या किया, सेल की डिटेल्ड स्ट्रक्चर की खोज करी। हम राइबोसोम जैसे इतने छोटे पार्टिकल्स की खोज करें। राइबोसोम की बेटा खोज 1953 में हुई थी जॉर्ज पैरेट के द्वारा। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना होता तो राइबोसोम जैसे इतने स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल को हम खोज ना पाते। अब जल्दी से एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं, ठीक है। पहले पैराग्राफ में आपको कुछ नहीं देखना, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, जो सिंगल सेल से बना है यूनिसेलुलर, जो बना है आपका कई सारी सेल से वो क्या हो गया, मल्टीसेलुलर। आगे बढ़ते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो आपका कैपेबल होगा, सक्षम होगा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने के लिए, अर्थात इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट करेगा और परफॉर्म करेगा सभी जरूरी फंक्शन ऑफ लाइफ। जीवित रहने के लिए जितने भी फंक्शन है उसे करने पड़ेंगे। एनीथिंग, कुछ भी कम किया सेल से, अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल से, तो ये फिर पक्का नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट लिविंग रही जाए। हेंस इसलिए कहते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब भी किया अ लाइव सेल। अगर पूछे डेड सेल किसने खोजा या पहली सेल किसने खोजा तो रॉबर्ट हुक। टर्म किसने दिया, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन उसके बाद लेटर कब, 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। और इन्वेंशन जब किया गया माइक्रोस्कोप का, और माइक्रोस्कोप फिर इंप्रूव किए गए और आया आपका लीड्स टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसने रिवील किया, इसने पर्दाफाश किया ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। नाउ लेट्स स्टार्ट सेल थ्योरी। 1838 मैथायस शील्डेन आते हैं जो कि जर्मनी के बॉटनिस्ट हैं। मैक्सिमम बॉटनिस्ट आपके जर्मनी के ही हैं। जैसे हाइड्रोपोनिक्स पर बात करने वाले जूलियन मॉन्सेस की बात करें, वो भी आपके जर्मनी के बॉटनिस्ट है। तो 1838 में मैथायस शील्डेन जो कि जर्मनी के बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे प्लांट्स को और उन्होंने कहा कि सभी प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप की सेल से बने हुए हैं और ये सेल जो है आपकी मिलकर टिश्यू बनाती है। तो मैं कह सकता हूं 1838 शील्डेन जर्मन बॉटनिस्ट ऑब्जर्व लार्ज नंबर ऑफ प्लांट और क्या कहा कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स। वो जो क्या बनाते हैं बेटा, मिलकर टिश्यू बनाते हैं। अगर आप भूल जाओ तो आप इन तीनों चीज में रिलेशन निकाल सकते हो। 1838 का 8 पकड़ो, ये तो नहीं भूलोगे कि 1830 का कुछ था। अब 8 और 9 में कंफ्यूजन होता है। अगर आप मैथायस देखो तो इसमें लेटर आपके 8 हैं, अगर आप बॉटनिस्ट देखो तो इसमें भी लेटर आपके 8 हैं। गॉट इट? 8 लेटर 8, इसमें भी लेटर्स कितने हैं, गिन लो बेटा, 8 होंगे। और लगभग उसी समय 1839 में आपके आते हैं थियोडर स्वान जो कि आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनिमल और प्लांट दोनों पर काम किया।
वहीं पर जहां शील्डन जो 1838 में आए थे, जर्मनी बॉटनिस्ट, उन्होंने सिर्फ प्लांट पर काम किया, लेकिन जो आपके स्वान थे उन्होंने प्लांट एनिमल दोनों पर काम किया। और इन्होंने रिपोर्ट किया कि जब इन्होंने कई सारे एनिमल्स की स्टडी करी तो उन्होंने देखा कि हर एनिमल सेल के चारों तरफ एक पतली सी आउटर बाउंड्री है, जिसे हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज तो स्वान ने की, लेकिन टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्वान ने नहीं दिया। इन्होंने एनिमल के साथ साथ प्लांट की भी स्टडी करी, और प्लांट्स की स्टडी करने पर इन्होंने रिपोर्ट किया कि इन्होंने जितनी भी प्लांट सेल देखी सब पर सेल वॉल पाई गई। और इन्होंने कहा, स्वान ने कहा कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट्स। लेकिन शील्डन और स्वान इन दोनों में से किसी ने भी ये बात नहीं करी कि आखिर नई सेल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए हु प्रपोज सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी किसने दी बेटा? शील्डन और स्वान ने। सबसे पहले बात करी शील्डन ने, फिर स्वान ने उसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन किया। ठीक है, शील्डन से प्लांट की बात कर रहे थे, स्वान ने प्लांट एनिमल दोनों की बात करी। तो फाइनली सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी आपकी कहती है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इसके बाद 1855 में उमर बचपन की बात कर रहे थे सेल के रिप्रोडक्शन की। ठीक है, 1855 में रुडोल्फ विर्को आते हैं, वो कहते हैं ओमनी सेल्ला ई सेल्ला। उन्होंने कुछ नहीं किया, सेल थ्योरी में पॉइंट ऐड कर दिया है। इन्होंने कहा ओमनी सेल्ला ई सेल्ला, मतलब जो नई सेल का निर्माण हो रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल ही कर रही है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड कर रही है और नई सेल बन रही है। लेकिन याद रखना, इन्होंने एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोला था। ठीक है, कि ये नहीं बोल रहे थे कि पहली सेल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कहां से आई, उस पर बात करने वाले थे लुईस पास्चर, जिन्होंने कहा था ओमनी विवम एक्स विवो, जिसका मतलब ऑल लाइफ फ्रॉम लाइफ। ठीक है, अर्थात एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में कि वो सेल कहां से आई, तो वो कहते थे भाई प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई। लेकिन ये क्या कह रहे थे, एक जनरल बात कर रहे थे, ओमनी सेल्ला की जो नई सेल बन रही है वो प्री एग्जिस्टिंग से बन रही है। क्लियर है? अब रुडोल्फ विर्को ने क्या किया, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। रुडोल्फ विर्को की ही थ्योरी को हम बोलते हैं सेल डॉक्ट्राइन। सेल डॉक्ट्राइन का मतलब सेल का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेल लाइनेज, अर्थात सेल की जो वंशावली है वो बताने वाले कौन थे आपके? रुडोल्फ विर्को। तो अगर हमसे पूछा गया है हु मॉडिफाइड सेल थ्योरी, हु गेव थ्योरी ऑफ सेल डॉक्ट्राइन, ठीक है, या हमसे पूछ दिया जाए हु गेव थ्योरी ऑफ सेल लाइनेज, आवर आंसर विल बी रुडोल्फ विर्को 1855। तो चलिए अब हम इसे जल्दी से रीड करते हैं। 1838 मैथायस शील्डन जर्मनी के बॉटनिस्ट ऑब्जर्व किया प्लांट्स को और बताया क्या कि प्लांट आपके बने हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से जो बनाती है टिश्यू। बात खत्म। तो बेटा शील्डन ने आपका सिर्फ प्लांट पर काम किया। वहीं पर अगर हम स्वान की बात करें तो आपके स्वान आए आपके 1839 में। अगर ये भूल जाना तो तुम बेटा इसे ऐसे पकड़ लेना। ठीक है, 1839 9 और जूलॉजिस्ट में भी क्या है 9, तो 9 वाले में कौन आया आपका? जूलॉजिस्ट। इन्होंने स्टडी किया प्लांट एनिमल दोनों को, और इन्होंने एनिमल सेल को स्टडी करके क्या बताया कि थिन, याद रखना बायोलॉजी में मैक्सिमम चीजें थिन है, कुछ ही चीजें थिक है। ठीक है, तो अगर कहीं कुछ आइडिया नहीं लग रहा तो थिन मान लिया करो, थिक बहुत कम चीजें हैं। थिन आउटर लेयर जिसे हम आज जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। तो हु डिस्कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन? स्वान। लेकिन टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्वान ने नहीं दिया है। ही ऑल्सो कंक्लूडेड, उन्होंने प्लांट पर स्टडी करके कंक्लूड किया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। इस आधार पर स्वान ने क्या कहा, शील्डन की बात तो भी मिला लिया। इन्होंने कहा बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल का प्रोडक्ट। शील्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड, एक साथ मिलकर बनाया क्या इन्होंने, इनकी ओवरऑल बातें क्या कहलाई? सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर ये एक्सप्लेन नहीं करती थी, डिड नॉट एक्सप्लेन कैसे नई सेल बनी। रुडोल्फ विर्को 1855 उम्र 55 की काम कर रहे थे सेल के रिप्रोडक्शन की। ओके, इन्होंने कहा कि सेल डिवाइड करती है और नई सेल का निर्माण होता है, लेकिन एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं की थी। ओमनी सेल्ला ई सेल्ला, अर्थात इन्होंने मॉडिफाई किया हाइपोथेसिस शील्डन और स्वान की, या हम कह सकते हैं इन्होंने सेल डॉक्ट्राइन दिया, अर्थात सेल का सिद्धांत, या बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ सेल लाइनेज इन्होंने दिया। किसने बेटा? रुडोल्फ विर्को 1855। ठीक है, और इन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया।
सेल थ्योरी जिसे हम आज समझते हैं उसमें 2 पॉइंट आपको सिर्फ पढ़ने हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल और ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, चलो अब हम सेल का ओवरव्यू देखते हैं। अब अगर हम बात करें सेल का एक मोटा मोटा ओवरव्यू ले तो देखो एनिमल सेल में हम टिपिकल मतलब आइडियल एनिमल सेल मानते हैं ह्यूमन के गाल की सेल, ह्यूमन चीक सेल। ठीक है, और वहीं पर आइडियल प्लांट सेल मानते हैं, आइडियल मतलब टिपिकल प्लांट सेल मानते हैं ओनियन की पील की सेल, अर्थात ओनियन से जो व्हाइट कलर की ऊपर से एक पतली सी लेयर छूटती है, ओनियन पील सेल हम टिपिकल प्लांट सेल मानते हैं और ह्यूमन चीक सेल टिपिकल एनिमल सेल मानते हैं। ठीक है, तो बेटा ओनियन बेटा प्लांट किंगडम का मेंबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओनियन की सेल पर क्या पाई जाएगी, सेल वॉल एज अ आउटर मोस्ट बाउंड्री। लेकिन अब ह्यूमन चीक सेल ह्यूमन एनिमल है तो इसकी सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये बताइए कि एलिफेंट की सेल का साइज ज्यादा बड़ा होगा या रैट की, चूहे की सेल बड़ी होगी कि एलिफेंट की? आंसर अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सुनिए। देखो साइज, एनिमल के साइज पर सेल का साइज डिपेंड नहीं करता। पहली बात क्लास 8 एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है कि एनिमल के ओवरऑल साइज पर सेल का साइज निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि चूहे में नंबर ऑफ सेल्स कम होंगी, एलिफेंट में नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगी, लेकिन इससे साइज ऑफ एनिमल का साइज ऑफ सेल से कोई रिलेशन नहीं है। दोनों में लॉन्ग सेल पाई जाती हैं, दैट इज न्यूरॉन। गॉट इट? सो साइज ऑफ एनिमल इज नॉट रिलेटेड विद साइज ऑफ सेल। अच्छा, अब अगर हम बात करें सेल की तो बेटा सेल आपकी 2 प्रकार की हो सकती है। एक आपकी कहलाती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी आपकी कहलाती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल मतलब जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। दूसरा डिफरेंस क्या होता है बेटा, प्रोकैरियोट्स में आपके जो डीएनए होते हैं वो हाइपर कॉइल्ड नहीं होते हैं, अर्थात डीएनए की कॉइलिंग कैसी होती है, लूज। लेकिन यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम हिस्टोन प्रोटीन की मदद से एकदम सुपर कॉइल्ड हो जाते हैं और अल्टीमेटली क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों में राइबोसोम पाया जाएगा। क्लियर? राइबोसोम जो कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है वो प्रोकैरियोट में भी मौजूद है और यूकैरियोट में भी मौजूद है। प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम है, वहीं पर यूकैरियोट्स में 70s और 80s दोनों मौजूद होगा। क्लियर? तो अगर मैं पूछूं कि यूकैरियोट में कौन सा राइबोसोम है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है 80s, लेकिन 70s आपका दोनों में पाया जाएगा। अगर मुझसे सिंपली पूछा जाए 70s राइबोसोम किस में पाया जाएगा, मेरा आंसर होगा प्रोकैरियोट। लेकिन ऑप्शन प्रो यू बोथ है तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ। अच्छा बेटा, साइटोप्लाज्म जो है वो प्रो और यू दोनों में पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म कहने का मतलब क्या हुआ, अर्थात सेल के अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो कुछ भरा है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में, तो पहले इसे क्लियर कर लो जल्दी से। पहले हम सीखेंगे 5 चीजों के बीच में डिफरेंस। अगर इनका डिफरेंस हमें क्लियर नहीं है तो हम बायो सीख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ये यूज होगा और प्लांट फिजियोलॉजी में तो तुम फंस ही जाओगे। ठीक है, तो अब वो 5 चीजें क्या है जिनके बीच डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। सेल की वो 5 चीजें हैं, साइटोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म, साइटोसोल, प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म। इन 5 चीजों के बीच में डिफरेंस क्लियर कट होना चाहिए। बस देखो सिखाते चले जाएंगे। लेट अस सपोज ये आपकी सेल वॉल है, ठीक, और सेल वॉल के अंदर बेटा क्या होगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा लीमा और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और आपका इसके अंदर रखा हुआ है ये न्यूक्लियस और ये हो गई उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छे से समझना। और यहां पर मैंने बना दिया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और संग में बना दिया यहां पर गोल्जी बॉडी, और ऐसे ही बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पड़े होंगे और बीच में पड़ा होगा इन सेल ऑर्गेनेल के चारों तरफ आपका लिक्विड पार्ट, इसमें केमिकल डिसॉल्व होंगे। ठीक है, ये हो गया एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब समझना एक एक करके, ये जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है,
मतलब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जितना माल भरा है ये कंप्लीट कहलाता है आपका साइटोप्लाज्म। क्लियर? मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूड नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंक्लूड नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितना माल भरा है, जितना मटेरियल है, ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म। क्लियर? अब लेकिन साइटोप्लाज्म में देखो दो चीजें आ रही हैं, एक सॉलिड पार्ट जिसमें आपके सेल ऑर्गेनेल आ रहा है जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, और अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करो तो वहां इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, ऐसे ही वैक्यूल पड़े होंगे, और एक आ रहा है आपका लिक्विड पार्ट। ठीक, तो साइटोप्लाज्म का ये जो लिक्विड वाला पार्ट है ये बेटा कहलाता है साइटोसॉल। ठीक, और जो साइटोप्लाज्म का ये सॉलिड वाला पोर्शन है अर्थात सेल ऑर्गेनेल वाला, ये टोटल मिलकर कहलाते हैं ट्रोफोप्लाज्म। और ट्रोफोप्लाज्म और साइटोसॉल इन दोनों को मिला दे तो क्या कहलाएगा बेटा आपका साइटोप्लाज्म। इतनी बातें क्लियर? तो साइटोप्लाज्म क्या था आपका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ मटेरियल। अब अगर इसी को साइटोप्लाज्म को हम छन्नी से छान दे तो जो नीचे लिक्विड माल गया वो हो गया आपका साइटोसॉल लिक्विड पार्ट, और ऊपर जो सॉलिड आपके सेल ऑर्गेनेल रुक गए वो आपका कहलाएगा ट्रोफोप्लाज्म। इतनी बातें क्लियर? अब समझना प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सेल वॉल हटा दो, सेल वॉल हटाकर जितनी चीजें बची वो आपकी कहलाएगी प्रोटोप्लास्ट। ठीक, सेल वॉल हटाया तो क्या क्या बचा बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बची, प्लस और क्या बचा बेटा? और आपका ये पूरा साइटोप्लाज्म बचा जिसमें लिक्विड पार्ट साइटोसॉल और सॉलिड पार्ट सेल ऑर्गेनेल वाला आपका क्या कहलाएगा? ट्रोफोप्लाज्म। दूसरी चीज क्या बची फिर? साइटोप्लाज्म, जिसमें दो चीजें आती हैं, बताया था अभी। प्लस क्या बचा बेटा? न्यूक्लियस बचा। और ये तीनों चीजें मिलकर आपकी कहलाएंगी प्रोटोप्लास्ट। क्लियर? प्रोटोप्लास्ट, अंत में मैं जानबूझ के कैपिटल टी लिख रहा हूं, प्रोटोप्लास्ट। तो सेल वॉल हटाकर जितना माल बचा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर कहलाया प्रोटोप्लास्ट। ठीक, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। अर्थात साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, सिर्फ इतने की बात की जाए तो ये कहलाएगा आपका प्रोटोप्लाज्म, कैपिटल एम। ठीक है, इतनी बातें क्लियर? तो क्या मैं कह सकता हूं प्रोटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा आपका? प्रोटोप्लास्ट। क्लियर है यहां तक? तो अब एक बार और सुनना, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ मटेरियल जिसका लिक्विड पार्ट साइटोसॉल, सॉलिड पार्ट जिसमें सेल ऑर्गेनेल आएंगे ट्रोफोप्लाज्म, दोनों मिलकर साइटोप्लाज्म। अब सेल वॉल हटा दो, जितना बचा हुआ माल है पूरी सेल का वो कहलाएगा आपका प्रोटोप्लास्ट। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और वहीं पर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का मटेरियल बोलोगे तो वो कहलाएगा आपका प्रोटोप्लाज्म, या और आसान शब्दों में कह सकते हो सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल नहीं, सेल वॉल के अंदर जो कुछ है वो कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ है वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। अब जल्दी से इसे नोट से बेटा देख लो। अब देखना क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म क्या है? पार्ट ऑफ द सेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? जिसको हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, साइटोसॉल और ट्रोफोप्लाज्म। साइटोसॉल क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, और ट्रोफोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो कंटेनिंग, जो रखता है सेल ऑर्गेनेल और इंक्लूजन्स। अब प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल के अंदर का पूरा मटेरियल, प्रोटोप्लास्ट आर द आइसोलेटेड सेल हुज सेल वॉल इज रिमूव्ड, जिसकी सेल वॉल हमने हटा दी, और जो चारों तरफ से बाउंडेड किससे है? प्लाज्मा लीमा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कह दें। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? मटेरियल इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का मटेरियल। इस तरीके से हमने इन पांचों चीजों में डिफरेंस क्लियरली सीख लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल पर। अगर हम सेल का ओवरव्यू ले बेटा तो आपकी सेल को हमने बेसिकली डिवाइड किया है
दो भागों में, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, आपके टोटल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें हमने 5 किंगडम में बांट रखा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, जिसमें मोनेरा आपका प्रोकैरियोट है, बाकी बचे सब के सब यूकैरियोट है। ठीक है, अब अगर हम प्लांट और एनिमल सेल की बात करें, मतलब किंगडम प्लांटी की सेल और किंगडम एनिमेलिया की सेल, तो किंगडम प्लांटी में बेटा प्लांट में तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आइडियल मतलब टिपिकल, टिपिकल मतलब आइडियल होता है, ध्यान रखना, टिपिकल प्लांट सेल का एग्जांपल तो ओनियन पील सेल, ओनियन की जो ओनियन का देखा होगा ना बेटा, व्हाइट कलर की एक लेयर निकलती है, उसकी सेल आपकी टिपिकल प्लांट सेल कहलाती है। और अगर आपसे कहे टिपिकल एनिमल सेल मतलब आइडियल एनिमल सेल जिसमें सारे कैरेक्टर एनिमल के हो, तो वो आपकी है ह्यूमन के गाल की सेल, ह्यूमन चीक सेल। अब अगर हम बात करें ओनियन के पील की सेल, तो बेटा प्लांट की सेल के ऊपर क्या पाई जाती है, सेल वॉल। ठीक है, ये बात तो हमारे जो है आपके स्वान भी कह के गए थे, स्वान ने क्या कहा था, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। गॉट इट। तो बेटा ओनियन पील के चारों तरफ क्या होगी, सेल वॉल, जिसके अंदर क्या पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहीं पर आपके जो एनिमल की सेल है उनमें आपकी सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ क्या पाई जाती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री, वहां पर क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है यहाँ तक। अब सुनना बेटा, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस की, तो डिफरेंस के लिए ये चार्ट बेस्ट है, अच्छे से देखना। देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, प्रो प्री प्राई का मतलब प्रिमिटिव कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, मतलब इन प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। अब एक एक करके डिफरेंस देखते जाओ। देखो प्रोकैरियोट में बेटा सिंगल मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, कहने का मतलब इनकी बॉडी में कोई भी डबल मेम्ब्रेन चीजें नहीं पाई जाती, तो इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस सिस्टम। वहीं पर अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें जो है डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, कहने का मतलब इनमें बेटा सेल ऑर्गेनेल, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एग्जांपल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा पॉइंट, प्रोकैरियोट में बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या पाई जाएगी, सेल वॉल। ठीक है, एग्जांपल, फेमस एग्जांपल मोनेरा का, बैक्टीरिया। वहीं पर अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में किंगडम कितने आते हैं बेटा, 4 आपके, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो बेटा प्रोटिस्टा में अगर बात करें तो आपके क्राइसोफाइट, डायनोफ्रेलिएट के पास सेल वॉल है, लेकिन बचे हुए यूग्लोनाइट, स्लाइम मोल्ड और आपके प्रोटोजोअन्स के पास सेल वॉल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि सेल वॉल सराउंड करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन सम प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट में, किसमें क्राइसोफाइट और डायनोफ्रेलिएट, और सभी फंजाई और सभी प्लांट सेल में तो बेटा सेल वॉल पाई जाएगी, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट। थर्ड पॉइंट, जो आपकी प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, उन्हीं में रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, अर्थात ईटीएस इनमें किसमें चलती होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लेकिन वहीं पर यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम नहीं पाए जाते। मैंने ये नहीं कहा एंजाइम नहीं पाए जाते, रेस्पिरेटरी एंजाइम नहीं पाए जाते, इनकी ईटीएस जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में चलती है। ठीक है, अगला पॉइंट बेटा, प्रोकैरियोट्स में आपके सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनमें फेमस सेल ऑर्गेनेल एक पाया जाता है, राइबोसोम, जो दोनों में क्या है आपका कॉमन है। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें तो इनके साइटोप्लाज्म में बहुत तरीके के सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, राइबोसोम, प्लास्टिड्स। ठीक है, अगला अगर बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम कॉमन है इन दोनों के बीच में। राइबोसोम जो कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, और इसकी राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेनस है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में राइबोसोम पाया जाएगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S टाइप का होगा, वहीं पर यूकैरियोट में 70S भी होगा, 80S भी होगा। गॉट इट। तो मैं कह सकता हूं प्रोकैरियोट में सिर्फ 70S होगा, लेकिन यूकैरियोट में 70 के साथ 80S भी होगा। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो बेटा प्रोकैरियोट्स में साइक्लोसिस नहीं होती, वहीं पर यूकैरियोट्स में साइक्लोसिस होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोट्स नाम ही बता रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, और इनका जो आपका डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, अर्थात न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। वहीं पर अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में बेटा आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, और यूकैरियोट्स में डीएनए आपका लीनियर होता है, जो कि आपका कॉइल्ड होकर क्या बना देगा, क्रोमोसोम। डीएनए बेटा वही मटेरियल जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अगला प्रोकैरियोट की अगर बात करें बेटा, तो प्रोकैरियोट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। हाँ, ये है कि बैक्टीरिया जो है
वो प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर कर लेते हैं, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को डीएनए दे देता है, लेकिन वो कोई खास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। वहीं पर यूकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली 99.99% प्रेजेंट, कुछ एक्सेप्शंस है। अब जैसे देखा जाए तो आपका म्यूल जो है वो यूकैरियोट है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। देखा जाए तो आपकी जो है आपके ड्यूटेरोमाइसीट्स फंजाई में आते हैं, ये यूकैरियोट है, लेकिन इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली प्रेजेंट। अब जल्दी जल्दी बताओ बेटा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, जहां टेबल में बैठो वहीं बैठे बैठे जल्दी जल्दी बोलो। प्रो यू बोलते रहना, पूछता जा रहा हूं। साइटोसिस एब्सेंट, प्रोकैरियोट। साइटोसिस प्रेजेंट, यूकैरियोट। 70s राइबोसोम दोनों में पाए जाएंगे, सिर्फ 70s प्रोकैरियोट, 70-80 दोनों यूकैरियोट। अच्छा 80s यूकैरियोट। अच्छा बताओ इन दोनों में कौन है जिसमें सिर्फ 80s पाया जाएगा? कोई नहीं, क्योंकि यूकैरियोट में 70 के साथ 80 पाया जाता है, सिर्फ 80s इसमें नहीं पाया जाता। अच्छा बताओ सेल वॉल किसमें पाई जाएगी? दोनों के मेंबर्स में पाई जाती है, लेकिन किसका ये मेन प्रोमिनेंट फीचर आता है? प्रोकैरियोट्स का। यूकैरियोट में सभी फंजाई सभी प्लांट पर सेल वॉल पाई जाएगी, और आपके कुछ प्रोटिस्ट में भी, जैसे क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजिलेट। अच्छा उसके साथ साथ ये बताओ बेटा, किसका डीएनए सर्कुलर? प्रोकैरियोट। किसका डीएनए लीनियर? यूकैरियोट। अच्छा ये बताओ बेटा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए डीएनए किसके पास होगा? दोनों के पास होगा। किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट? प्रोकैरियोट। किसमें मोस्टली प्रेजेंट? यूकैरियोट। कौन ज्यादा डेवलप? यूकैरियोट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट? प्रोकैरियोट। न्यूक्लियोइड किसमें पाया जाएगा? आपका प्रोकैरियोट। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिस्पायरेटरी एंजाइम पाए जाएंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही ईटीएस चलेगी? प्रोकैरियोट। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके एंजाइम नहीं पाए जाएंगे? गलत, दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंजाइम होंगे। ठीक है, बस ये कहो कि रिस्पायरेटरी एंजाइम प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होंगे, लेकिन रिस्पायरेटरी एंजाइम यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होते। यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएस चलती है, गॉट इट, लेकिन एंजाइम इनमें भी पाए जाते हैं। अच्छा अगली बात, अब बेटा अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, जो मैंने आपको दिखाया था न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी मटेरियल पाया जाता है बेटा, जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, अर्थात मैक्सिमम मेटाबॉलिक रिएक्शन उसी में चलती रहती है। और साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होगा भैया, और बहुत सारी केमिकल रिएक्शन लगातार चलती रहती है, जो आपस में सामंजस्य बनाकर सेल को लिविंग अवस्था में अर्थात लिविंग स्टेट में बनाए रखने की कोशिश करती हैं। राइबोसोम आपका दोनों प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों सेल में पाया जाएगा, मतलब मैं बोल सकता हूं राइबोसोम हर सेल में पाया जाएगा, बात ही खत्म। सेल दो ही तरीके की है, एक प्रिमिटिव वाली एक डेवलप वाली। ठीक है, इसका मतलब राइबोसोम हर सेल में पाया जाएगा, बस ये है कि प्रो में सिर्फ 70s और इसमें 70 के साथ 80s भी। राइबोसोम आपका नॉन मेम्ब्रेनस है। अब एक बात ध्यान से सुनना, प्लांट और एनिमल सेल दोनों आपकी यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस पर अगर बात करें तो बेटा प्लांट सेल में पाए जाते हैं बड़े बड़े वैक्यूल्स, वहीं पर एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होंगे, और अगर होंगे तो एनिमल सेल में बहुत स्मॉल साइज के वैक्यूल होंगे। दूसरी बात, प्लांट सेल में बेटा आपका सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, वहीं पर एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है। और हाँ, कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं जिनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, कुछ लोअर प्लांट, पर अगर जनरल बोले तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट। अच्छा, सी से सेंट्रियोल याद रखना, सी से सेंट्रियोल, सी से सेल डिवीजन। सेंट्रियोल आपका सेल डिवीजन में मदद करता है, और ध्यान रखना जैसे राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस है वैसे ही सेंट्रियोल भी आपका क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस है। इतनी बातें एकदम क्लियर। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात कायदे से सुनना, मैं हमेशा कहता हूं अलग अलग चीजों में हर चीज क्या होती है? अलग अलग सेल का साइज, अलग अलग शेप, अलग अलग और फंक्शन भी अलग अलग। अब एक बात याद रखना, सेल जो है अपना जो शेप साइज जो भी होता है सेल का, ठीक है, वो इस अकॉर्डिंग होता है कि वो फंक्शन क्या कर रही है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन आपकी पूरी बॉडी में फैली होती है, ठीक है, उसे पूरी बॉडी में कनेक्शन बनाना होता है, तो इसके लिए न्यूरॉन का जो साइज है वो कैसा है बेटा? बहुत लंबा है। मैंने लार्ज नहीं बोला, मैंने लॉन्ग वर्ड यूज किया है, ध्यान रखना इस चीज का। तो न्यूरॉन आपकी क्या है? वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। तो मैं क्या बोल सकता हूं इस बात को कि सेल मॉडिफाई देयर शेप अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे परफॉर्म। अब अलग अलग सेल्स का बेटा शेप साइज क्या होगा? अलग अलग। इतनी बातें क्लियर। अब क्या करते हैं हम लोग, सभी जितनी भी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है सेल्स, उनको हमने एक साथ यहां पर रख लिया है। अब हम अलग अलग साइज ऑफ द सेल एक साथ देखते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो कि हम पढ़ते हैं आपके यू बैक्टीरिया के अंदर,
आपकी ये स्मॉलेस्ट सेल है जिसका साइज कितना है 0.3 माइक्रोमीटर। भूल जाना तो ऐसे याद रखना बेटा, माइकोप्लाज्मा एम से शुरू है। एम अगर आप देखो साइड से देखो तो आपको 3 लगेगा, तो याद हो गया आपको 0.3 माइक्रोमीटर। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ में आपको, कि माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ तो सर एक ही चीज है, एक चीज नहीं है। माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है, उसके अंदर एक मेंबर आता है आपका पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। गॉट इट? तो अब बेटा देखना, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, या स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म बोल दीजिए। पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये आपके माइकोप्लाज्मा में ही आते हैं। ट्रिक याद रखना, इसको याद करने की बेटा। अब पीपीएलओ अगर हमसे कहा जाए तो कैसे लिखेंगे? पीपीएलओ, उल्टा पढ़ो 0.1, तो इसका साइज कितना हो गया बेटा? 0.1 माइक्रोमीटर। पढ़ना, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल 0.3 माइक्रोमीटर, और आपका पीपीएलओ इज अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर। अब बेटा अगर आपसे पूछे बैक्टीरिया कितने से कितने साइज तक हो सकते हैं, तो 3 से 5 माइक्रोमीटर। अच्छे से सुनना, 3 से 5 माइक्रोमीटर तक बैक्टीरिया हो सकते हैं। लेकिन एक आइडियल बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया कितना होता है? वो होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर का। मतलब मुझसे पूछा कि टिपिकल बैक्टीरिया का साइज बताइए 1 से 2 माइक्रोमीटर, लेकिन पूछा कितना हो सकता है, इट कुड बी, तो 3 से 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, अर्थात एक अकेली सबसे बड़ी सेल आपकी मानी जाती है ऑस्ट्रिच का एग, जिसका साइज आपका जो मैं लिख रहा हूं यही आपको मानना है 170 इंटू 130 mm। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डाटा है, क्लास 8 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऑस्ट्रिच के एग का साइज 170 इंटू 130 mm। अगला ह्यूमन रेड ब्लड सेल, बेटा सुना होगा, एक पिक्चर आई थी 7 खून माफ, तो ऐसे याद रखना 7 माइक्रोमीटर। अच्छा, नर्व सेल आपकी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल है। वायरस आपके कितने हैं? 0.02 से 0.2, हाथ ऐसे चलाओ, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 से 0.2 माइक्रोमीटर। एक टिपिकल मतलब आइडियल यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 से 20, 10 से 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, हम यूकैरियोट 10-10, 20-20 रुपए के लिए लड़ाई करते हैं, तो बेटा याद रखना 10 से 20। ठीक है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर। चलो सुनाओ, माइकोप्लाज्मा एम याद करो 0.3 माइक्रोमीटर, उसका एग्जांपल है पीपीएलओ, आपका पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर। इसके बाद आपका बैक्टीरिया कितने हो सकते हैं साइज में? 3 से 5 माइक्रोमीटर तक, लेकिन आइडियल बैक्टीरिया आपका 1 से 2 माइक्रोमीटर का। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑस्ट्रिच एग, और आपका ऑस्ट्रिच एग का साइज 170 इंटू 130 mm। इसके बाद आपकी ह्यूमन रेड ब्लड सेल 7 खून मास 7 माइक्रोमीटर, और याद रखना 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर है, रेडियस नहीं, 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। अच्छा, अगला नर्व सेल वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। वायरसेस की बात करें 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर के होंगे। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल आपकी 10-10, 20-20 रुपए के लिए लड़ते हैं, ट्रिक हो गई, तो 10 से 20 माइक्रोमीटर। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर सबसे छोटा तो में वायरस लग रहा है, तो बेटा वायरस कहाँ है? कंप्लीट सेल है, वायरस पे एक कनेक्टिंग लिंक है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में। गॉट इट? तो अब ये अगर आपको दिया हो, ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हो और आपसे कहें कि साइज के अकॉर्डिंग सजाएं, तो आप ध्यान रखना फिर तो वायरस स्मॉलेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया उसने कि इसमें से जितनी भी लिविंग सेल है उन्हें साइज के अकॉर्डिंग सजाएं, तो वायरस को इग्नोर कर देना। क्लियर? अब चलिए हम एनसीईआरटी से रीड करते हैं।